हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है? क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत को कोई खतरा नहीं? अगर इन सवालात के जवाब अपोजिशन जमातों की तरफ देखते हुए ढूंढे जाएं तो वो इमरान खान को घर भेजने की तैयारी पकड़ चुके हैं। लेकिन पार्लियामान के अंदर तहरीक इंसाफ ने आज सख्त मुखालफत के बावजूद फाइनेंस बिल शिक बाय शिक तकरीबन मंजूर करवाकर अपनी अक्सरियत साबित कर दी है। जैसे तैसे सही हुकूमत ने बिल जो है वो शिकवार तकरीबन मंजूर करवा लिया, लेकिन इमरान खान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पीटीआई को सबसे बड़ा खतरा अपने अंदर से ही है। पार्टी के अंदर आए रोज मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद के दरमियान झगड़े की खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन आज पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर पर पार्टी लीडर इमरान खान के लिए परेशान कुन है। कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती बिल की मंजूरी से पहले पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में परवेज खटक, नूर आलम और उसके अलावा दीगर अराकीन ने मिनी बजट और महंगाई, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो किया ही, लेकिन वज़ीर दिफा परवेज खटक की तो वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर और इमरान खान से बाकायदा ज़ुबानी झड़प तक हो गई। और इजलास में वज़ीर दिफा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने इमरान खान को यहाँ तक कह दिया कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया। परवेज खटक ने शिकवा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में गैस की स्कीमों पर पाबंदी लग चुकी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम ही रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। परवेज खटक की इस बेबाकी पर वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूं। इमरान खान ने परवेज खटक को जवाब दिया कि वो मुल्क की जंग लड़ रहे हैं, कोई ज़ाती मफाद नहीं है उनका। वज़ीर आज़म ने नाराज़गी का इज़हार करते हुए कहा कि मेरे कारखाने नहीं हैं, मेरी कोशिश मुल्क की मफाद की खातिर है। बात यही नहीं रुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने परवेज खटक को मज़ीद सख्त जवाब देते हुए कहा कि सबके सामने आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं हुकूमत जायदाद बनाने के लिए नहीं कर रहा। इमरान खान ने परवेज खटक को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपको रोज रोज बुलाकर वोट मांग रहा हूं, मैं हर रोज IMF से कह रहा हूं कि टैक्सेस कम करें, मेरे ना तो कारखाने हैं ना कोई कारोबार है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा की इस तू मैं के दौरान वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने बीच में बोलने की कोशिश की तो परवेज खटक ने उन्हें डांट पिला दी और कहा कि वज़ीर आज़म से वो बात कर रहे हैं, किसी और से नहीं। परवेज खटक की बात पर इमरान खान मजीद नाराज़गी का इज़हार करते हुए इजलास से उठकर जाने लगे तो दीगर पार्टी रहनुमाओं ने उन्हें बमुश्किल रोका। लेकिन दूसरी जानिब परवेज खटक इजलास से उठकर चले गए। बाहर आने पर सहाफ़ियों ने इस इजलास से में जो झड़प उनकी हुई इस बारे में उनसे सवाल किया तो परवेज खटक ने क्या कहा? सर आज इजलास में सर आपकी हमाद अज़हर साहब से कोई सर थोड़ी तलब कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया, मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। यहां अहम बात यह है कि परवेज खटक ने कहा कि अंदरूनी बातें हैं, पार्टी में हर तरह की बात होती है और यह भी उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हक की बात की थी, यानी उन्होंने तस्दीक कर दी कि ये सब कुछ इजलास के अंदर हुआ। सिर्फ यही नहीं, पार्लिमानी इजलास में परवेज खटक के अलावा नूर आलम खान और दीगर अराकीन ने मिनी बजट, महंगाई और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तहरीक इंसाफ के अंदर पार्टी सतह पर मसाइल सिर्फ आज पार्टी की पार्लिमानी मीटिंग में सामने नहीं आए, इससे पहले इमरान खान की जानिब से पार्टी सतह पर तंजीमें उन्होंने सारी तहलील कर ली और नए जिम्मेदारों का ऐलान किया और उसमें भी इख्तिलाफात आना शुरू हो गए थे। गुज़श्ता दिनों पीटीआई के बानी और सीनियर रहनुमाओं में से एक इसाक खाकवानी ने शाह महमूद कुरैशी को मुसलसल तीसरी बार पार्टी वाइस चेयरमैन बनाने पर एतराज़ करते हुए कहा कि शाह महमूद को तीसरी बार वाइस चेयरमैन सेलेक्ट किया गया है। शाह महमूद कौम को बताएं कि वो पहली बार बनीगाला के बरामदे में कैसे सेलेक्ट हुए थे। एक दफ़ा तो वो कौम के सामने सच बोले। इसाक खाकवानी ने इस ट्वीट में इमरान खान को भी मेंशन किया था। दूसरी जानिब कराची में भी MQM के मुंतखब नुमाइंदे पार्टी चेयरमैन यानी इमरान खान की तरफ से अदम तवज्जो और जो पार्टी के सूबाई रहनुमा हैं उनसे शिकवे शिकायत अक्सर करते रहते हैं। आमिर लियाकत हुसैन इस बात का बारहा इज़हार कर भी रहे हैं, आज भी उन्होंने किया। बजट इजलास से पहले उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में ये कहा, बल्कि ट्वीट उन्होंने ये की कि वो किसी तलखी से बचने के लिए पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नहीं जाएंगे। इससे पहले उन्होंने लिखा कि PTI सिंध के बनाए गए सदर अली जैदी पर उन्होंने शदीद तनकीद की और कहा कि कराची में जनाब अली जैदी जो हैं
वो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का अंधुना खेल खेल रहे हैं। इससे कारकुनान दिल बर्दाश्ता हैं। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में आपको याद होगा बलदियाती इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम के मामले पर भी PTI के अंदर काफ़ी झगड़ों की खबरें सामने आई थीं और पूरी उन्होंने तंजीम तहलील कर दी थी। दूसरी जानिब इमरान खान के करीब तरीन समझे जाने वाले साथी एक एक करके उनसे दूर होते जा रहे हैं, जिनमें जहांगीर तरीन, इसाक हकवानी, नदीम अफजल चंद, उसके अलावा उनके दस्तराज साबिक मोहम्मद खुशी जुल्फी बुखारी भी शामिल है। जुल्फी बुखारी ने गुज़श्ता दिनों हमारे इस शो में ये कहा था कि काबीना में मौजूद कुछ लोग वज़ीर को उनसे मुतालिक गुमराह कर रहे हैं। आप क्लियर हो चुके हैं तो खान साहब ये नहीं कहते कि यार आपने चूंकि मेरे उसूल की खातिर रिजाइन दिया था, अब आप आ जाएं वापस कैबिनेट में? अभी तक नहीं। जिन लोगों ने आपको निकलवाने की कोशिश की वही इसके पीछे भी हैं कि इसको अभी कैबिनेट में नहीं आने देना। हाँ, मैं समझता हूँ कि पूरा एक आई थिंक ये पूरा एक मिसलीड किया गया है पूरी चीज के ऊपर। और लेकिन PM को मिसलीड किया गया ना। आई थिंक सो। अब ये तो तहरीक इंसाफ के अंदर अपने जो इख्तिलाफात है उसकी बात है। इत्तेहादी जमातों को अगर देखा जाए वो वोटिंग के वक्त तो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म को खुद उन्हें मनाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब इलेक्शन में 1.5 साल बाकी हैं, ये मसाइल तहरीक इंसाफ के लिए आगे चलकर काफ़ी बड़े और मुश्किल हो सकते हैं। इत्तेहादी तो हाथ छुड़ाने में शायद देर न लगाएं, लेकिन कहीं इमरान खान को अपने ही अराकीन के लाले ना पड़ जाएं। और साथ में एक अहम बात यह नाज़रीन कि आज जो PTI के फेवर में यानी ये जो फाइनेंस बिल है उसके हक में वोट पड़े वो हैं 168। इमरान खान साहब जब इलेक्ट हुए थे उनको बतौर प्राइम मिनिस्टर 176 वोट मिले थे और कौमी असम्बली में मैजिक नंबर जो है वो 172 का है। तो अगर जो ओपोजिशन अदम एतमाद लेकर आ रही है, अगर वो टेबल हो जाती है और इमरान खान को आज 4 वोट कम मिले 172 से, तो ये मामला जो है ये किस तरफ जा सकता है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें अली मोहम्मद खान साहब पार्लिमानी उमूर के जो वजीर हैं उन्होंने ज्वाइन करना था, लेकिन इस वक्त तक वो सेशन में बैठे हुए हैं। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं। मज़हर साहब, बड़ा इवेंटफुल डे रहा पार्लियामान के अंदर भी और बाहर भी। एक ओपोजिशन ने बड़ा एक सीरियस थ्रेट जो मुमकिन अदम एतमाद की सूरत में खड़ा करने की कोशिश की है, वो तो एक अलग, लेकिन इमरान खान के पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात है और खुसूसन उनके जो सबसे काबिल एतमाद साथी हैं परवेज़ खटक साहब, उन्होंने तकरीबन अदम एतमाद कर दिया है प्राइम मिनिस्टर पर। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को जो अनफोल्ड हो रही है इमरान खान साहब के लिए? शुक्रिया आदिल। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जो बल्दियाती इलेक्शंस के नताइज आए खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद इमरान खान ने क्या किया? उन्होंने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को अकाउंटेबल नहीं किया जी। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की तंजीमी तोड़ दी और उनको ये लगा कि ये जो इलेक्शन है वो सिर्फ तंजीमी वजह से हारे हैं। हालांकि इसकी वजूहात तंजीम के साथ साथ तंजीम में उनके सालों से इख्तलाफात चले आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहां खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की तंजीमें तोड़ दी। इसका मतलब ये कि पैनिक बटन दब गया और पैनिक बटन उन्होंने दबा दिया कि अगर वहां के बल्दियाती इलेक्शन में के ये नताइज आ रहे हैं तो फिर पंजाब में मैं बल्दियाती इलेक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, सिंध में जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो क्या होगा। तो उन्हें ये नजर आया कि पार्टी गवर्नमेंट तो वैसे ही चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पार्टी के इख्तलाफात उसको रही सही कसर पूरी कर रहे हैं इस चीज की। अब उनके लिए प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उनके लिए ये है कि आज वो चले बजट पास, मिनी बजट पास हो जाएगा, इत्तेहादियों को भी ये पता है कि मिनी बजट हम पास तो कर रहे हैं, लेकिन ये दरअसल हमारे लिए जो है वो इलेक्शंस जीतने की राह में सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकता है। क्योंकि और PTI के लोग भी ये जानते हैं कि ये आसान नहीं है। इस बजट को पास करने के बाद हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते और ऑपोजिशन के लिए शिकस्त खाने के बाद भी इसे सेलिब्रेट करने के मौके मौजूद हैं और वो इस तरीके से मौजूद हैं कि उन्होंने ये जाके वो कहेंगे कि हमने मुखालफत की, मेजॉरिटी ने महंगाई के हक में वोट दे दिया और मेजॉरिटी के नतीजे में जिसमें वो कहेंगे PTI भी शामिल है, उनके इत्तेहादी भी शामिल हैं और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके वो ये बात करने में हक बजाने होंगे कि जी देखिए उसके नतीजे में महंगाई कितनी बड़ी है। लेकिन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, क्योंकि ये समझ लें कि आज की जो काउंटिंग होगी जी,
या हो गई होगी अब तक, हो गई है, काउंटिंग होगी, वो डिटरमिन करेगी कि ये एक ट्रायल मैच है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले। अपोजिशन भी असेस करेगी कि कितने लोग नहीं आए, उनके कितने लोग नहीं आए, हुकूमत के कितने लोग नहीं आए, और क्या उसकी बुनियाद पर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि नहीं। मज़हर साहब, आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो रहे थे 176 वोट उन्होंने लिए थे, मैजिक नंबर 172 है कौमी असम्बली का। 172 आज तहरीक इंसाफ उनके इत्तेहादी लेने में नाकाम रही, 168 वोट उनको मिले। इसका मतलब ये कि खतरा मौजूद है, और कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि कुछ लोगों को शायद इसमें भी 168 में भी कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लोगों को कॉलें आई हैं। अब पार्टी के अंदर भी तहरीक इंसाफ में तकरीबन 21-22 लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि बगावत कर सकते हैं अदम एतमाद की सूरत में। तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म के लिए ख़तरा बहरहाल मौजूद है अदम एतमाद का, जो भी जब भी अगर वो टेबल होती है। तो देखिए, ये सारी सिचुएशन जा किस तरफ रही है, एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की तरफ, एक ऐसे मौके पे जब मुल्क का सबसे बड़ा मसला माशी है, और अगर माशी इस्तेकाम आपको चाहिए तो सियासी अदम इस्तेकाम उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। तो इस वक्त जो लोग, दूसरे लोग जो कुछ लोग कह रहे हैं वो न्यूट्रल हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अभी तक न्यूट्रल नहीं हुए, और जिसकी वजह से बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मनी बिल पास होने जा रहा है। क्या मनी बिल पास होने से सियासी इस्तेकाम आ जाएगा एक, और क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? तो अगले चंद महीने तो एक बहुत ही शदीद सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ हम जा रहे हैं, चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो या फेल हो। तो वो जो सिलसिला जो 2022 की इब्तिदा है और जो अक्टूबर से सिलसिला शुरू हुआ था, वो मेरा ख्याल है सेटल नहीं हो पा रहा। इमरान खान साहब की भी समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करें इस सिचुएशन में कि महंगाई को नहीं रोक पा रहे। उन्होंने बड़े तजुर्बात कर लिए, उनकी बैड गवर्नेंस अपनी जगह, ऑपोजिशन से लड़ाई अपनी जगह, सिचुएशन उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। दूसरी तरफ ऑपोजिशन इसका एडवांटेज ले रही है। मुझे अल्टीमेटली सिस्टम लूज करता हुआ नजर आ रहा है, मुझे अल्टीमेटली सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे अल्टीमेटली जो पाकिस्तान, फर्ज करें इमरान खान आउट हो जाते हैं, इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव बन जाता है, तो क्या होगा? जो एक डीमोरलाइजेशन आएगी। एक तरफ जाहिर है मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, उनके लिए, और जेयूआई है, उनके लिए बिल्कुल एक बड़ा रिलीफ होगा कि जी इमरान खान को हम आउट करने में कामयाब हो गए। लेकिन क्या वो सिस्टम बचा पाएंगे? वो मुझे नहीं लग रहा। मुझे अल्टीमेट लग रहा है कि एक बड़ा चंक जो है वो या तो जो घर बैठ जाएगा वो, या वो फिर इमरान खान के बारे में जाहिर विद इन द पार्टी ये है कि इमरान खान जो वादे करके आए थे वो पूरे नहीं कर सके, जो उनके बारे में एक पूरा ये था कि वो बड़ी स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वो नहीं बन सके, वो कोई रिफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन फिर हम वापस पुराने उसकी तरफ जा रहे हैं। तो मुझे एक ऐसी सिचुएशन में जहां माशी तौर पे हम दबते चले जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं, एक शदीद माशी बहरान का सामना है, उसमें एडिशन क्या होगी? एक शदीद सियासी अदम इस्तेकाम। तो वी आर गोइंग नोवेयर। मज़हर साहब, 2-3 पॉइंट्स आपके बड़े अहम हैं। खुदा न ख्वास्ता आप कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, अदम इस्तेकाम भी हो सकता है और सिस्टम कोलैप्स भी हो सकता है, लेकिन जो अपोजिशन मूव करने जा रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्या उनको इन चीज़ों का इदराक नहीं होगा? क्योंकि नून लीग तो कह चुकी है अदम एतमाद अगर कामयाब भी हो, हमने हुकूमत में नहीं आना, इलेक्शन करवाने। तो मतलब आप ये कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, इसका मतलब ये कि क्या डेमोक्रेसी भी डिरेल हो सकती है? बात उस तरफ भी जा सकती है अगर ओपोजिशन को सिर्फ यही करना है कि इमरान खान साहब को घर भिजवाना है और खुद उनके पास प्लान नहीं है, तो किस तरफ बात जा सकती है? देखिए, डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी डिरेल हो गई है। जब डेमोक्रेसी चल ना पाए, और आप पिछले 14 साल देख लेना, 14 साल में 3 टेन्योर्स हुए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कितने बदले हैं? तो उससे हम कैसे कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं कर पा रही? डेमोक्रेसी को स्टेबल नहीं कर पा रही, डेमोक्रेसी एक सिस्टम को स्टेबल नहीं कर पा रही। उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं।
उसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस हैं, उसके अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की मुसलसल टेंशन्स हैं, एक अनसर्टन सिचुएशंस हैं। तो हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। इमरान खान अगर अपनी गवर्नमेंट को, इमरान खान के से ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी किसी के पास नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली वो उन अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा नहीं उठा सके। वो बहुत जल्दी में नज़र आए। उस जल्दी में उन्होंने टारगेट सिर्फ अपोजिशन को किया। वो रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, वो कोई भी एक मेजर रिफॉर्म नहीं कर पाए। उनके पास कोई अच्छी टीम बन पाई। वो चार फाइनेंस मिनिस्टर, पता नहीं कितने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर्स। तो इमरान खान खुद भी सिस्टम को नहीं वो कर सके, चला पाए अपनी गवर्नमेंट को। और साथ में ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन डिवाइडेड रही। उनकी नजर में इस वक्त मेन टारगेट ये कि इमरान खान पहले जाए, फिर हम देख लेंगे क्या होगा। इमरान खान का जाना उनका वाहिद टारगेट है। उनका टारगेट ये नहीं है कि आगे क्या होगा, आगे की प्लानिंग उनमें से किसी के पास नहीं है। लेकिन और उसका नतीजा ये होगा कि फिर यही होगा कि लोगों का सिस्टम पर से एतमाद उड़ जाएगा। वो कहेंगे यार अगर एक थर्ड ऑप्शन भी आया वो भी नहीं चल सका तो फिर क्या है। ये जो है ये एक ऐसी लाइन है जो मेरा ख्याल है उसमें अल्टीमेटली सिस्टम विल लूज। चले पास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अपने गुज़श्ता जो पिछला सेगमेंट था उसमें हुकूमत की पार्लिमानी पार्टी में होने वाले तकरार पर, होने वाली जो तकरार उस पर तफसीली गुफ्तगू की। लेकिन यहाँ पे वज़ीर आज़म के लिए सोचने का मुकाम इसलिए है कि परवेज़ खटक जो हैं वो उन लोगों में शुमार होते हैं। पीटीआई तो वैसे ही जब भी हम देखते हैं एक एमएनए उठ के किसी वज़ीर के पीछे पड़ जाता है। पार्लिमानी पार्टी में भी ये चीज़ें होती रहती हैं, खुसूसन नूर आलम खान जो है ये चीज़ें काफ़ी उनके मेंबर कौमी असम्बली जो है उठाते रहते हैं। लेकिन परवेज़ खटक का इस तरह खुलकर वज़ीर आज़म पर तनकीद करना ये यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म के लिए परेशान कुन भी है। और उन्हें फ़िक्र भी करनी चाहिए कि क्यों परवेज़ खटक इस पर मजबूर हो गए, क्योंकि परवेज़ खटक को उन्होंने ना सिर्फ वो वज़ीर दिफ़ा हैं बल्कि लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में जो पुख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई उसके बाद उन्होंने उसे सूबाई सदर भी परवेज़ खटक को अपॉइंट किया। और उन्होंने जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट के दौरे किए, हमारी खबर यह है कि उनको ज़्यादा पजीराई वहाँ पर नहीं मिली और वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने ये सारी चीज़ें की। क्योंकि जब वो एबटाबाद भी गए थे तो वहाँ पर बाकायदा उनके खिलाफ नारे लग गए थे कि अब आप आए हैं 3.5 सालों के बाद, कुछ डिलीवर आपने नहीं किया और आप पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो ये अगर आज हुकूमत 172 वोट नहीं ले पाई, जो कि प्राइम मिनिस्टर अगर तहरीक एतमाद आती है तो उनके लिए 172 या उससे ज़्यादा वोट लेना वो इंतहाई ज़रूरी है। आज भी 4 वोट कम थे, 168 वोट जो हैं वो तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी वो हासिल कर चुके हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद जो 21-22 MNAs की बार बार बात की जा रही है, जिसमें एक तो नूर आलम खान भी शामिल हैं, आज हामिद मीर साहब ने भी इस पर कॉलम लिखा कि बगावत वो भी कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर सोचना भी पड़ेगा। और आगे आने वाले जो 2-3 वीक हैं, जब ओपोजिशन जो है 25 तारीख को बाकायदा तौर पर PDM के सरबराही इजलास में इमरान खान के खिलाफ जो है तरीके अदम एतमाद लेकर आ रही है, फैसला ऐलान हो चुका है, पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है। तो ऐसे में इमरान खान साहब को पहले अपना घर ऑर्डर में करना होगा और अगर वो नहीं कर पाए तो इत्तेहादी को तो वैसे ही मनाना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। तो आज वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की जानिब से गैस बुरान की नाज़रीन शिकायत हुई और ये एक ऐसा मसला बन चुका है जो हर साल हुकूमत के लिए सख्त सवालात लेकर आता है। बदकिस्मती से गुज़श्ता 3 सालों से हुकूमत फ़ैसला साजी में देर दिखाकर इस बुरान को ख़ुद दावत देते आई है। लेकिन हकीकत जो हुकूमत के लिए दर्द सर बनती जा रही है वो ये है कि हमारे गैस ज़खायर जो हैं वो तेज़ी से सुकड़ रहे हैं, तकरीबन 9% एवरी ईयर। और सर्दी की शिदत के साथ ही गैस की किल्लत का मसला भी इख्तियार कर जाता है, शिदत इख्तियार कर जाता है। 5 गुना डिमांड सर्दियों में बढ़ जाती है और इस वक्त भी ऐसी सूरत हाल है, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। सनतों को गैस की बंदिश की वजह से प्रोडक्शन जो है वो मुअत्तल हो चुकी है।
और आज की खबर के मुताबिक रवा माह सिर्फ 9 दिनों में टेक्सटाइल की बरामदात में 61% कमी का इंकशाफ हुआ। गो के वजारत तजारत इस खबर को मनगढ़ंत करार दे रही है, लेकिन आज ही इस मुतालिक वजारत तजारत में सनतकारों की मीटिंग की इतलात भी हैं। वजारत तजारत के एक सीनियर अहदेदार ने द न्यूज़ को बताया कि एक परेशान कौन पेशरफ्त में रवा माह जनवरी 2022 के पहले 9 दिनों में टेक्सटाइल बरामदात में 61% कमी हुई है। 2022 के पहले 9 दिनों में टेक्सटाइल की पैदावार $290 मिलियन की उसमें कमी वाक़या हुई। इसकी बड़ी वजह भी गैस की किल्लत को ही समझा जा रहा है। याद रहे कि एक्सपोर्ट पर मबनी सनतों को गैस RLNG की सप्लाई गुज़श्ता बरस 15 दिसंबर को मुनक़ते हो गई थी, जो कि 29 दिसंबर को इसे बहाल किया गया और इस दौरान टेक्सटाइल की बरामदात का 30% नुकसान उठाना पड़ा हुकूमत को। दूसरी जानिब हुकूमत के पास जो अभी हल है वो भी आपके सामने रखते हैं। एक ऐसा कानून लाने की तैयारी की जा रही है जिसके बाद आइंदा चंद वर्षों में गैस की कीमतों में 30% तक तकरीबन इजाफा डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए वो बढ़ जाएगा। हुकूमत के बकौल इस बिल को लाने की बड़ी वजह गैस ज़खायर की कमी है, जो कि मुताद अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 10 साल के हमारे पास रह गए, कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 6-7 साल के रह गए। हर साल गैस की पैदावार, जिस तरह मैंने पहले कहा, उसमें 9% कमी वाक़या हो रही है और मुस्तकबिल में ये तलब पूरी करने के लिए इस कानून के जरिए जो बिल लाया जा रहा है, पाकिस्तान से जो निकलने डोमेस्टिक गैस है और बरामद की जाने वाली गैस की कीमत एक रेट पर उसका तयन किया जाएगा। इस बिल से मुतालिक वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कुछ तफसीलात शेयर की। हमारी लोकल रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इंपोर्टेड गैस हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते रेजिडेंसेस को यानी घरानों को देने के लिए। तो अब हम वो बिल जो पेश कर रहे हैं उसके हवाले से उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है। अभी हमारे पास वो इख्तियार नहीं है हुकूमत के कि जब हम गैस रेजिडेंशल सारिफ को देते हैं, जो सिस्टम गैस यानी पाकिस्तान के कुदरती वसाइल से जो गैस इस्तेमाल हो रही है उसको जब उसे, तो हम उसे इंपोर्टेड LNG का रेट नहीं ले सकते, क्योंकि तो हम चाह रहे हैं कि हम इंपोर्टेड गैस को भी अब हम घरानों को दें या उन सार्फिन को जब हम दें जो सिस्टम गैस पे हैं, तो हमें सुई कंपनीज को नुकसान हो। 70% तो भी हमारी सिस्टम गैस चल रही है और उसको हमने अगर मिक्स करना है LNG के साथ तो वो भी 30% सिस्टम के अंदर चल रही है। इसका एक रेशियो निकलेगा, आलमी मंडी की कीमत निकलेगी। अभी हमारी जो लोकल गैस है वो $2 की है, हमारी खरीद $12 की है, तो हमें एक वेटेड एवरेज करनी पड़ेगी, लेकिन ये सडनली हम प्राइस राइज नहीं करेंगे। अब हमाद अज़हर साहब की गैस की कीमत में इजाफे का एग्जैक्ट फिगर तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन गैस माहिरीन के मुताबिक कम से कम 30% जो है वो डोमेस्टिक कस्टमर के लिए गैस अगले आने वाले सालों में बढ़ सकती है उसकी प्राइस। वज़ारत तवानाई के मुताबिक एक इम्पोर्टेड LNG कार्गो टर्मिनल जो है उसकी कीमत 8 अरब रुपए है, लेकिन गैस कंपनियां घरेलू सार्फिन से सिर्फ 1 अरब रिकवर कर सकती हैं और इस ज़मन में कंपनियों को गुज़श्ता 3 माह में 100 अरब का नुकसान हो चुका है और अब हुकूमत मज़ीद LNG को घरेलू सार्फिन की तरफ नहीं मोड़ सकती और ना इन गैस कंपनियों को, ये गैस कंपनियां बताया जा रहा है दिवालिया हो जाएंगी। वजारत के बकौल गैस कंपनियां सार्फिन से सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाज़रीन, बिल ले सकती हैं, क्योंकि LNG इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है और इसी बिल के जरिए जो हुकूमत लाना चाह रही है उसे गैस के तौर पर डिफाइन करना है हुकूमत को। क्या हुकूमत और इंडस्ट्री इस अमल की हिमायत करेगी या नहीं? अगर नहीं तो ओपोजिशन के पास इस मसले का क्या हल है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना नून लीग के रहनुमा डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता साहब, पहले इस मामले पे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन मिनी बजट जो कि फाइनेंस तरमीमी बिल था, शिकवार तकरीबन मंजूरी हो चुकी है। वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि आप लोग वैसे ही शोर मचा रहे हैं, ना तो हमने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी गिरवी रखी है IMF के पास, ना मजीद टैक्सेस है, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, मतलब लैपटॉप, बेबी मिल्क और जिन प्रोडक्ट्स पर आपको एतराज़ात थे वो टैक्स उन्होंने वापस ले लिए। ये क्यों फिर शोर मचाया जा रहा है? क्या हमारे पास IMF के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन है? शुक्रिया आदिल भाई। देखिए, ये दोनों बातें जो है ना, ये एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। अगर आपने टैक्स नहीं लगाया है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि 350 अरब रुपए और आएंगे, और अगर 350 अरब रुपए और आएंगे तो फिर टैक्स तो लगे है ना। मतलब ये तो नहीं कह सकते ना कि हम टैक्स नहीं लगा रहे लेकिन 350 अरब रुपए आ जाएंगे, और तो कैसे आएंगे भाई? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने टैक्स लगाए हैं वो उन चीजों पे लगाए हैं जो पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने कभी नहीं सोचे थे। मैं आपको मिसाल देता हूं कि सनफ्लावर सीड्स पे और कनोला सीड्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया है। अब आपका मुल्क $3.5 अरब की खुर्दनी तेल इंपोर्ट करता है, जो पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह। तो इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि आप इन चीजों को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर अगर कनोला ऑयल या सनफ्लावर सीड ऑयल या दूसरी चीजें अगर हो जाए तो हम अपना तेल खुद बना लें।
तो इसको इनकरेज करना चाहिए। अब आपने फार्मर के ऊपर वो टैक्स डाल दिया है, ना तो ये लग्जरी है और ये बहुत रिक्वायर्ड है। इसी तरह आपने कह दिया कि जो आदमी मशीन लेकर आ रहा है, इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में, पहले उससे हम 17% टैक्स लेंगे, फिर हम उसको रिफंड देंगे। अब रिफंड जब देंगे तो देंगे, लेकिन अभी उनसे हम टैक्स ले लेंगे। फिर आपने ये मुनासिब समझा कि आप मुर्गी के ऊपर, अंडों के ऊपर टैक्स लगाएं, हैचलिंग्स के ऊपर टैक्स लगाएं, ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर, तो उसके बाद 3 जनरेशन बाद, जो कि 2-2, 3-3 महीने में होती है, मुर्गियां पूरे पाकिस्तान में महंगी हो जाएंगी। और दही पे टैक्स लगाया आपने, बहुत सारी ऐसी चीजों पे, बेकरी के डबल रोटी के ऊपर टैक्स लगा दिया, बाईसाइकिल के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो ये बात कहना कि हम ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए कर रहे हैं, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन तो एक्चुअली ये चीजें जो आती हैं तो कराची पोर्ट से आती हैं, पाकिस्तान की बंदरगाहों से आती हैं, तो हमें तो ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है। हमें क्या नहीं पता कि कितनी मशीन आ रही है, ऑब्वियसली हमारे पोर्ट से निकल के आती है। हमें क्या नहीं पता कि कौन सी अद्वियात के वो आती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमारे पोर्ट से होके आती हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, आई थिंक ये बात में भी थोड़ी ज्यादती है। अच्छा मिफ्ता साहब, देख अगर आपकी गवर्नमेंट होती, जो हमारी सूरत हाल है, जो रीजनल सिचुएशन अफगानिस्तान की वजह से बन चुकी है, हुकूमत खुद कह रही है कि IMF ने कभी इतना प्रेशराइज पाकिस्तान को नहीं किया। अब हुकूमत की भी मजबूरी है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? अगर IMF के पास ना जाएं, ये बातें ना माने, तो करेंगे क्या? आदिल भाई देखें, आप असद उमर साहब की अगर तकारीर निकाल के देखें असेंबली में, तो वो बड़ी बातें करते थे कि हम अच्छी डील निगोशिएट करेंगे और हम बेहतर काम करेंगे और हम अपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे करेंगे। तो क्या ये आज कह सकता है कोई दिल पे हाथ रख के कि ये जो टैक्स लगा रहे हैं, ये जो आप स्टेट बैंक का बिल लेकर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है? ये तो कोई नहीं कह सकता है, कोई ज़ीशोर आदमी ये नहीं कह सकता है। अब आप जहाँ की बात करते हैं कि देखें, आपने जब हफीज शेख और रजा बाकर साहब को आप इधर लाए थे और आप निगोशिएट कर रहे थे IMF से, उस वक्त आपने आपके सेक्रेटरी फाइनेंस यूनुस दागा साहब, जिसका के एक प्रिस्टीन रेपुटेशन था, उसको आपने कमरे से निकाल दिया कि हम IMF से डील कर रहे हैं, तुम कमरे में ना बैठो। ये आपने सेक्रेटरी फाइनेंस को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन करवा के कमरे से निकाला है ताकि वो IMF से डील कर सकें। और वो IMF को आपने चीजें दे दी जो IMF मांग नहीं रहा था। फिर आपने 13% शरह सूद करी और पूरी मईशत को बिठा दिया। और अभी भी जाके शौकत तरीन साहब खुद ये कह चुके हैं कि ये डील गलत है और मार्च में हफीज शेख पैसे लेकर आ गया था, वरना तो मैं ये काम नहीं करता। ये तो शौकत तरीन साहब खुद PID की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। तो ये तो खुद ये मानते हैं कि मुल्क के खिलाफ डील है। हम इसको कैसे वो करें कि जब आप खुद ये मान रहे हैं कि मुल्क के खिलाफ डील है, तो इसमें क्या? चले मिफ्ता साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन। उसके बाद जो गैस बुरान है और हुकूमत जो नया बिल लेके आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हम जारी रखेंगे मिफ्ता इस्माइल साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गैस बहरान पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। मिफ्ता साहब थैंक यू। ये बताइएगा कि गैस का जो मसला है, हमें हमेशा सर्दियों में आ जाता है, अब उसका हल गवर्नमेंट ने यह निकाला है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट का बिल लेकर आया जा रहा है, लेकिन उससे होगा ये कि 30% जो कंज्यूमर पर दबाव बढ़ेगा, यानी बिल उसका बढ़ जाएगा गैस का, डोमेस्टिक कस्टमर्स का। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन क्या हमारे पास है? क्योंकि हमारे जो गैस के ज़खायर हैं वो 9% पर एनम के लिहाज से बड़ी तेजी से सुकड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। आदिल भाई देखें वी ऑलवेज हैव ऑप्शंस। नंबर 1, पहले तो यहाँ से शुरू करें कि आज आप वैकॉक प्राइसिंग कर लें या कोई तरीका कर लें, सिस्टम में गैस ही नहीं है, क्योंकि हम LNG लेकर लिए हैं। 3 साल से ये नालायक हुकूमत आपसे कह रही है कि हम 2 हफ्तों के अंदर टर्मिनल लगाना शुरू करेंगे। अब आपको 2 हफ्ते पहले उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम टर्मिनल हुकूमत के उसमें लगाएंगे। अब अगर हुकूमत एक टर्मिनल लगाएगी और पाइपलाइन आपने नहीं बनाई है, तो उस पाइपलाइन में 3 टर्मिनल तो नहीं लग सकते, तो प्राइवेट सेक्टर तो क्या, और हुकूमत भी ये टर्मिनल नहीं लगाएगी। ये भी आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर से नहीं लगवा सकते वो हुकूमत में क्या लगाएंगे। ये कंसल्टेंट को फीस दे देंगे, थोड़ा बहुत इनका ये मतलब बता आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो एक तो ये कि आपने ना टर्मिनल लगाए हैं ना पाइपलाइन लगाए, तो आप एडिशनल गैस कहाँ से लेकर आएंगे? नंबर 2, आप एडिशनल गैस भी लेकर नहीं आए। जो थोड़ी अभी सिस्टम में जगह है उतनी भी आपने गैस नहीं लेकर आए। 12 से लेकर 14 तो आप 14 कार्गोस तो आप ला सकते हैं, और अगर थोड़ा सा अगर आप सिक्वायर रख लिए तो आपने 16-18 कार्गोस ला सकते थे। आपने 12 कार्गो भी नहीं लेकर आ रहे हैं, आप 10 या 9 कार्गो लेकर आ रहे हैं। तो गैस की शॉर्टेज है। अभी आप वैकॉक की प्राइस कर लें, जो भी कर लें, गैस की तो शॉर्ट रहेगी। और ये आपका कहना कि 30% का दबाव होगा, मियां 30% का दबाव नहीं होगा। अगर आपने ये इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे LNG हुकूमत ले रही है, इस प्राइस पे LNG लेकर आपने अगर वैकॉक करा, तो डोमेस्टिक प्राइसेस भी जो है
वो 50-50, 60-60% यहाँ से और बढ़ जाएगी। तो साहब, एक तो आप ये कह रहे हैं टर्मिनल नहीं लगा रहे, लेकिन हुकूमत खुद कह रही है कि हम चौथा टर्मिनल लगा रहे हैं, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर को क्यों लगाने दें और $1.5 लाख जो है वो योमिया उनको दें। इस वक्त देखें सिस्टम में गैस तो नहीं है पाकिस्तान में, गैस पाइपलाइन का अगर डोमेस्टिक देखा जाए 1.5 लाख किलोमीटर की है। कौमी असम्बली का हर मेंबर चाहता है कि उसके हल्के में गैस आए। 2012 में गिलानी साहब ने कनेक्शंस पर पाबंदी लगाई, 17 में आपकी गवर्नमेंट ने वो पाबंदी हटा दी थी। अगर हमारे पास गैस ही नहीं है और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते जा रहे हैं, अब देखिए ना, LNG पर जाना जो है वो हमारी मजबूरी बन चुकी है। अगले 2 सालों में तकरीबन 50% हम LNG पे चले जाएंगे और 50% डोमेस्टिक गैस है। इस वक्त 30-70 है ये रेशो, और फिर उसके बाद जो है तकरीबन 90% हमें LNG पर जाना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई गैस नहीं रह जाएगी डोमेस्टिक अगर बात की जाए तो। देखिए, ये बात तो हम भी समझते हैं कि LNG के अलावा कोई चारा नहीं है, LNG की तरफ तो जाना ही है मजीद, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ही ने इसीलिए मुस्लिम लीग नून ने, शायद अब्बासी साहब ने और नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर 2 टर्मिनल शुरू करे थे। आपके पास हम 5 प्राइवेट सेक्टर की पार्टियां देके गए थे, जिसके अंदर एक्सॉन भी शामिल थी, जो टर्मिनल लगा रहे थे, आपने उनको भगा दिया। ये आखिरी 2 रह गए थे, इनको भी भगा दिया। आपने एक भी टर्मिनल लगाया। और मैं आपको आदिल भाई आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत को भी दावा करके दिखाता हूँ और आपके सामने भी कहता हूँ कि जो कॉस्ट हमने लगाई है, नंबर 1 वो दुनिया के सस्ते तरीन टर्मिनल हैं, जो 40-41 सेंट पे हम वो रीगैसिफाई कर रहे हैं। और अगर ये हुकूमत की इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते में कहीं ना कहीं ये लोग फीजिबिलिटी बनाएंगे, और जब इनकी, इन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते में कंपनीज को, आप जब इनकी फीजिबिलिटी आएगी तो आप देखेंगे कि इनकी कॉस्ट हमसे डबल आ रही होगी, डबल। डेली कॉस्ट भी डबल आ रही होगी, रिक्लासिफिकेशन कॉस्ट भी डबल आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। तो और ये इनको भी पता है। अब अगर इनको नहीं पता तो पता होना चाहिए कि इनकी कॉस्ट अब इससे डबल हो गई है, क्योंकि कॉस्टें भी चेंज हो गई हैं। सो LNG की तरफ तो जाना जरूरी है। जो आप बात कर रहे थे कि मैं जो पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ, वो एक 42 इंच की पाइपलाइन जो कराची से इस्लाम और लाहौर तक गई हुई हो, जिससे हम LNG जो है वो कराची से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। क्योंकि अब तक जो लाइन्स थी वो अमूमन बलूचिस्तान से या दही सिंध से लाइनें थी, जहाँ पे ज्यादातर गैस है, या KPs पे यहाँ पे जहाँ पे गैस है, वहां से पंजाब की तरफ लाइनें थी, लेकिन कराची से गैस नहीं थी, क्योंकि कराची में गैस नहीं थी। अब आपको कराची से लाइन चाहिए जो कि ऑल द वे पंजाब तक जाए और आपको ये हाई प्रेशर ट्रांसमिशन कर दे, जिसपे आपके लॉसेस भी ना हो। तो ये तो करना जरूरी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क का करना जरूरी है। हमने 2016 में साइन करा था, 15 या 16 में रशिया से एक G2G फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और उसके तहत 2018 में हमने फाइनल एग्रीमेंट कर लिया था। आप रशिया से कर लेते। जब ताबिश गौर साहब ने ये कहा कि सुई कंपनी से कर लो, मैंने कहा ये भी अच्छी आइडिया है, लेकिन कुछ करें तो सही ना। ये मतलब इन लोगों से, मतलब रोड से बर्फ नहीं हटती क्या? अच्छा साहब, देखिए, एक तो आप खुद मान रहे हैं कि LNG के अलावा मुस्तकबिल में और कोई ऑप्शन नहीं है, और सिस्टम जो गैस सिस्टम में लानी पड़ेगी, लाइन बिछानी पड़ेगी, और इससे जाहिर बात है कीमत डबल होगी, उसमें इजाफा भी होगा, क्योंकि LNG अगर हम इंपोर्ट पर जा रहे हैं। लेकिन इसमें फिर गलत क्या है? अगर कंज्यूमर पर बोझ पड़ रहा है लेकिन मजबूरी है, उसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप होते तो इस मसले का हल कैसे निकालते? आदिल भाई, जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो आप बात कर रहे थे ना कि ये कह रहे थे कि टर्मिनल मुस्लिम लीग नून जो लगा के गई है वो महंगे, हमें लगाएंगे, बात कर रहा था कि उसकी कॉस्ट डबल होगी। जहां तक LNG इटसेल्फ का ताल्लुक है, तो मैं LNG की टर्मिनल की बात कर रहा हूँ। जो LNG की बात कर रहे हैं आप, तो देखें जो आज भी नवाज शरीफ के और शाहिद अब्बासी के किए रहे हैं, उससे आपको $10 के नीचे की गैस मिल रही है। और जो खान साहब के ने जो स्पॉट बाइंग करने हैं, वो तो $30 तक की गैस ले रहे हैं। तो हम लोग तो सस्ती गैस लेकर आए, और इंशाल्लाह ताला अभी भी आप अगर लॉन्ग टर्म सौदे कर लें तो आपको सस्ती गैस मिल सकती है। लेकिन ये पता नहीं क्यों लॉन्ग टर्म सौदे नहीं करते। एक जो उनको फौज ने करवा दिया था, बस वो 2 है, 2 सौदों का लॉन्ग टर्म। उसके अलावा तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म सौदे करते हैं। तो जिस दिन ये लॉन्ग टर्म सौदे कर लेंगे, गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। और अगर हमारी हुकूमत कभी अल्लाह ताला की मेहरबानी से आई, तो हम तो लॉन्ग टर्म सौदे करके गैस की कीमत कम कर देंगे, उससे बिजली भी सस्ती मिल जाएगी, जो इंशाल्लाह हम लेकिन देखिए, अगर इस वक्त गवर्नमेंट डिसाइड भी कर ले कि लॉन्ग टर्म सौदे करने, और इंटरनेशनल जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में उसी के मुताबिक करें ना। अगर वो $30 है, तो अगर लॉन्ग टर्म करें तो उनको शायद थोड़ी सी कम मिल जाए, उससे कम तो नहीं मिल सकती ना। तो अगर आपने सस्ते किए तो उस वक्त वहां पे कीमत सस्ती थी इंटरनेशनल मार्केट में। आदिल भाई, इस वक्त इत्तेफाक है कि मैं समझता हूं कि 12, 13, 14% ऑफ ब्रेंट पे सौदे मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म। 10 साल के सौदे हो, 15 साल के सौदे हो, तो वो सौदे मिल सकते हैं। क्योंकि सबको पता है कि ये मार्केट जो आज ऊपर गई है, ये जरूरी ऊपर नहीं रही। सर्दियों में मार्केट ऊपर हो जाती है,
इन लोगों को सर्दियों में शॉर्ट टर्म लेने होते हैं। हम इनसे ये गुजारिश करते हैं कि या तो गर्मियों में खरीद लिया करो और 2-3 साल की प्लानिंग कर लो। आपको तो पता है कि हर सर्दियों में शॉर्टेज होती है। आप 10 साल की प्लानिंग करो। जब आपने पावर प्लांट्स लगाए हैं जो 30-30 साल तक चलने के लिए हैं और आपने उनकी गारंटियां दी हुई हैं, तो आपको गैस तो 30 साल तक चाहिए। क्या पाकिस्तान खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह नहीं रहेगा कल? क्या हम नहीं होंगे? हमारे बच्चे तो होंगे। तो मतलब आप गैस क्यों नहीं लेते 10 साल की, 15 साल की, ताकि प्राइसेस जो है वो रीजनेबल आपको मिले? ये मेरी समझ से बात है कि ये क्यों एक एक्सपोर्ट करते हैं। चले डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहते हैं एक ब्रेक का, इसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। 7 जनवरी को होने वाले मरी वाक़े के ज़ोरदार आफ्टर शॉक्स आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी महसूस किए गए। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस बदकिस्मत वाक़े पर हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस साने का सीधा जिम्मेदार NDMA को करार देते हुए वज़ीर आज़म को अहकाम जारी किए कि वो खुद इजलास बुलाकर जिम्मेदारों का तयन करें। मरी के रहायशी अमान अब्बासी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 7 जनवरी को जब टोल प्लाजा से वो मरी जा रहे थे तो किसी ने उनको नहीं रोका और ना ही खदशे से आगाह किया। अदालत का ये कहना था कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं था तो क्यों नहीं था? इतनी बड़ी बॉडी में सारे मुतालिका लोग मौजूद हैं, ओपोजिशन भी है, क्या इतनी बड़ी बॉडी की कभी कोई मीटिंग हुई? डिप्टी अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मैं इस हवाले से हिदायत लेकर ही अदालत को आगाह कर सकता हूँ। मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि 22 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कानून में NDMA किसी साने से निमटने के लिए तैयारी और रिस्पॉन्स की जिम्मेदार है। इस दौरान NDMA के मेंबर डिजास्टर मैनेजमेंट अदालत में पेश हुए। मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कल को खुदा न खास्ता ज़लज़ला आए तो आपने कहना है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, इन 22 लोगों की अमवात का जिम्मेदार कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तिफसार किया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की आज तक कोई क्या मीटिंग हुई? मेंबर NDMA ने अदालत को बताया कि 21 फरवरी 2013 को एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग 28 मार्च 2018 को हुई। अदालत ने इस्तिफसार किया कि किसी अपोजिशन लीडर ने आपको दरख्वास्त दी कि कमीशन की मीटिंग बुलाएं, जिस पर मेंबर ने बताया कि किसी ने हमें मीटिंग बुलाने का नहीं कहा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इससे ज्यादा पावरफुल बॉडी कोई और हो सकती है। कभी DG NDMA ने हुकूमत को लिखा कि मीटिंग बुलाएं, वगरना कल को कोई अगर आफत आई तो जिम्मेदारी हम पर आएगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मेंबर NDMA को कहा कि आप नाकाम हुए, आपकी जिम्मेदारी थी कि मीटिंग बुलाते, आपकी जिम्मेदारी थी कि इस इलाके के लिए नेशनल मैनेजमेंट प्लान देते। अदालत में मेंबर NDMA पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आप समझ नहीं रहे, आपकी अथॉरिटी ने कानून पर अमल कराना था, किसी और पर इल्ज़ाम ना लगाएं। इतना ज़बरदस्त कानून है कि हर ज़िले के ज़िम्मेदारों तक के लिए जिम्मेदारी डाल सकते हैं आप। आपकी जिम्मेदारी है कि इस बॉडी की मीटिंग्स हों और कानून पर अमल दरामद हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तिफसार किया कि सूबाई बॉडीज़ की क्या कभी मीटिंग्स हुई NDMA की? अगर इस कानून पर अमल हुआ होता तो एक शहरी भी हलाक ना होता। अदालत ने पूछा कि क्या डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के लिए मरी के हवाले से 2010 से कोई डिस्ट्रिक्ट प्लान है? 2010 में कानून बना, आप 2021 में अदालत को बता रहे हैं कि हमें चेक करना है। इस केस में तो कोई इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं, इस कानून पर NDMA ने अमल कराना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मजीद ये कहना था कि अगर डिस्ट्रिक्ट प्लान होता तो ये ना होता जो कुछ हुआ, इसमें इंक्वायरी की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस मिस्टर अतर मिनल्ला का ये कहना था कि बाहर जाकर तकरीरें सब करते हैं, कानून पर अमल दरामद लेकिन कोई नहीं करता। सब लगे हुए हैं, मरी के लोग अच्छे नहीं हैं, उनका क्या कसूर है? बिला वजह सब मरी के लोगों के पीछे हम पड़े हुए हैं सारे। मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने मेंबर NDMA से मुकालमा करते हुए कहा कि इन अमवात के जिम्मेदार आप हैं, आप चाहते हैं कि अदालत इस पर फैसला दे। उनका कहना था कि इस कानून में जितने लोग हैं वो सब और पूरी रियासत जिम्मेदार है। अगर नेशनल कमीशन की मीटिंग 2018 के बाद नहीं हुई तो जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। चीफ जस्टिस का कहना था कि NDMA कमीशन जो है NDM कमीशन जिम्मेदारियों को तयन करके रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। ये बहुत अहम मामला है, आइंदा जुमे तक रिपोर्ट जमा कराएं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मेंबर को आइंदा हफ्ते नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास बुलाने का हुक्म देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इजलास बुलाकर जिम्मेदारों का खुद तयन करें। पंजाब हुकूमत अगले हफ्ते अपनी रिपोर्ट उन्होंने पेश करनी है। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट में अदालत हिदायत के मुताबिक NDMA को क्या कसूरवार ठहराती है या नहीं। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के नाज़रीन रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।